नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया-घोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के बारे में आपको कानूनी जानकारी देंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के लिए एक आम समस्या है। देश में हर दिन किसी न किसी दफ्तर में कोई ना कोई महिला इस समस्या का सामना करती है। तमाम कानूनों और सख्त नियमों के बावजूद साल दर साल ये बढ़ते जा रहे हैं। वर्क प्लेस या दफ्तर में महिलाओं के साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कानून मौजूद हैं। इसके बावजूद कई महिलाएं अपने दफ्तर में सेफ महसूस नहीं करती, क्योंकि उनसे छेड़छाड़ कुछ ऐसे तरीकों से होती है कि उनके मन में एक दुविधा की भावना रहती है कि वो इसे यौन शोषण मानकर शिकायत करें या नहीं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे POSH भी कहते हैं, पॉश कानून के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर एक कार्यालय में यौन प्रताड़ना की शिकायत के लिए आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। ये समितियां शिकायतों का निपटारा कराती हैं और लिखित माफी से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई की सिफारिश करती हैं, जो पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने के मुकाबले एक विकल्प प्रदान करता है। इस कानून की और भी कई प्रावधान हैं जो कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल में सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको पॉश से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा, 7065013841। इसके अलावा 8377009636 ये हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न पर कानूनी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अधिवक्ता विद्योत्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण की परिभाषा क्या है और किन व्यवहारों को यौन शोषण कहा जा सकता है? कार्यस्थल पर जो ये यौन शोषण का मुद्दा है काफी पुराना है और इस पर खासतौर से 2013 के गाइडलाइंस से विशाखा गाइडलाइंस तब से इस पर काफी ध्यान जाने लगा लोगों का। उसके पहले भी होता था बट इतना ध्यान नहीं देते थे और ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। इसको हर लेवल पर महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं जो कामकाजी है या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करती हैं किसी भी तरह से। तो पर इतना वाइड कॉन्सेप्ट है बट इसको कुछ हम समझने के लिए कुछ दायरे में बांध सकते हैं, जैसे फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस जो हमें अनवेलकम होते हैं। हम उन्हें वो इनवाइटेड होते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और या ऐसे डिमांड्स या रिक्वेस्ट या सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या कोई ऐसा कंटेंट, पोर्नोग्राफी कंटेंट या कोई अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कॉन्डक्ट और सेक्सुअल नेचर, इन सबको उस दायरे में लाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम विद्योत्मा जी बात करें, जब यौन शोषण या प्रताड़ना होती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? शिकायत हम सबसे पहले कहां पर जाकर करें? अब शिकायत सबसे पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट सेल होता है, हमें वहां कंप्लेंट पहले करना होता है और उसके लिए टाइम लिमिट भी है 90 डेज का, 3 मंथ्स कह सकते हैं समझ आसान भाषा में। तो उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर करना होता है जब तक कि ऐसी कोई स्थिति ना हो गई हो जिस की वजह से जो आप जस्टिफाई कर सके कि आपको डिले हुआ है। लेकिन आमतौर पर 90 दिन के समय के अंदर इंटरनल कंप्लेंट सेल में पहले वहां पर करते हैं। उसके अलावा अगर उससे बाहर जाते हैं तो हर जगह पर पुलिस स्टेशन वगैरह में या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में रेडी टू कंप्लेंट डेस्क होता है विमेन के लिए, जहां FIR लेते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहे वो रिकॉर्ड करते हैं या वो आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं, वो आपको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो थी कि क्या कुछ जो है शिकायत कर सकते हैं। अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन जी राजस्थान से। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा नाम तो मोहन राम है, गांव रतनगढ़ है, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू है। सर मैंने 3 बच्चे हैं मेरे जी, शादीशुदा है। मैंने मारपीट करके घर से निकाल दिया। मेरी पट्टा शुद्धि जमीन है, मेरा घर पट्टा शुद्धि है।
ऑनलाइन पता है, मेरा नाम ही है, खुद की खरीदी हुई है, कोई बाप की भी नहीं है। तो मैं मारपीट करके तीनों बच्चे और उनकी बच्चे के बहू ने मारपीट के निकाल दिया है। मैं किसको कोई मंदिर में बैठा हूँ सर, हम दोनों, हमारे घर वाले, वो पत्नी और मैं दोनों, इसको किसी मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है, वहां रहते हैं। आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया है? हाँ सर, मारपीट करके। विद्योत्मा जी, क्या इनके पास विकल्प है, कहाँ पर जा सकते हैं? हाँ सर, इनको बच्चों के अगेंस्ट भी केस करना पड़ेगा, और जो एक कानूनी प्रोसीजर है, अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, तो वो सारे दस्तावेज लेते हुए उनको या बेदखल भी कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी डिमांड कर सकते हैं अगर उन्होंने हड़प ली है, लेकिन कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे पहले मोहन जी, आप किसी भी नजदीकी जो पुलिस थाना है वहां पर आप जल्द से जल्द जाइए, शिकायत कीजिए पुलिस को, और उसके बाद जरूर वहां से आपको कुछ समाधान मिलेगा, तो शिकायत आप जरूर कीजिए। विद्योत्मा जी, अब अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। शिकायत की बात हमने की कि शिकायत का क्या, किससे की जा सकती है, लेकिन शिकायत कैसे की जानी चाहिए और इसकी जो प्रक्रिया है शिकायत करने की, वो क्या है? शिकायत की प्रक्रिया, पहले तो प्रिवेंटिव अथॉरिटीज के पास जाते हैं, स्टेट, जो कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो सेंट्रल लेवल, सारे लेवल्स पे होते हैं। और उसमें हमारे इंडियन पीनल कोड वगैरह के भी प्रावधान, जैसे सेक्शन 354 वगैरह उसमें आते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पहले तो इंटरनल कंप्लेंट सेल में जाना होता है, उसके बाद जब हमें लगता है कि उसके आगे हमें जाने की जरूरत है, पुलिस या कोर्ट, तो हम उसके बाद जा सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया यही है, आपको कंप्लेंट पहले फाइल करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उससे रिलेटेड है वो सारे प्रोड्यूस करने होंगे, वो अगर ऑथेंटिक होंगे, और उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में। अगर जो महिला कर्मचारी है और आरोपित है, दोनों ही कई साल पहले अगर कंपनी छोड़ चुके हों, तो क्या उसी कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? शिकायत दर्ज करवा सकते हैं दोनों, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से पहले उनका रहा हो, उसके लिए सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 354 ए भी अट्रैक्ट होता है, रेलेवेंट सेक्शन है उसके लिए। तो ये सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस जो मतलब जो अलाउ करते हैं कि वुमेन रेमेडीज एक्सेस कर सकती हैं, उसके तहत आता है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए टाइमलाइन तो जरूर है, 2 साल मैक्सिमम है, बढ़ाकर भी अगर 90 दिन में नहीं होता है तो 2 साल के अंदर तो करना होगा, उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो शिकायत है वो 2 साल में की जानी चाहिए, और शिकायत करने की क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित है कि इसी समय में की जा सकती है? शिकायत की समय सीमा एक्चुअली निर्धारित तो 90 दिन है। जो आपके साथ अगर रेगुलर मिसबिहेवियर हो रहा है, तो उसका जो लास्ट डे है वो डेट लेकर वहां से शुरू करके आपको 90 दिन होने चाहिए, या एक बार ही हुआ हो, जैसा भी हो, लेकिन 90 डेज होता है। अगर कोई डिले होने का रीजन है जो जस्टिफाइड है, ऑथेंटिक है, आप बीमार पड़ गए या किसी भी तरह से आपको कोई रुकावट आ गई, तो आपको ये वहां पे अगर जस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट में, तो ही आप उसको डिले कर सकते हैं, और वो तभी 2 साल के लिए तक जा सकता है, बट बेसिकली ये 90 डेज का ही है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि जो पीड़ित होता है वो शिकायत नहीं कर पाती, तो क्या पीड़ित की ओर से कोई और है जो शिकायत कर सकता है उसके बिहाफ पर? जी, पीड़ित अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके बिहाफ पर कोई भी उनका अपना जो मित्र हो, या उनके परिवार से हो, या जो उनका वेल विशर हो, जिसको वो ऑथोराइज करते हैं, वो कर सकता है। इसके अलावा पीड़िता अपना नाम गुप्त रख सकती है, उसको अपना नाम क्या गुप्त रखना होगा? नाम गुप्त रख सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग भी ये आया हुआ है कि पीड़िता अपना नाम गुप्त रख सकती है। ये उसके ही एक नॉर्मल सोशल लाइफ उसको अवेल कराने के लिए ही करा गया है, क्योंकि जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कोई बड़े लेवल पे, सिर्फ एक सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं है, ये रेप तक जा सकता है, या कोई भी भयानक इस तरह की दुर्घटना जिस महिला के साथ हो जाती है, उसका सामान्य जीवन जीना मुश्किल होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिया था कि उसका रियल आइडेंटिटी न तो मीडिया में लाया जाए,
ना कहीं और उस चीज के बारे में कहीं जिक्र हो ना उस, इसीलिए जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो उनको कोई और नाम देकर ही उससे डील किया जाता है। उस केस में जो एक्चुअल विक्टिम होते हैं उनके रियल नेम को नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाते हैं सोसाइटी में और उनको सोसाइटी पैरिया की तरह ट्रीट करती है, अनटचेबल की तरह ट्रीट करती है, उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती जैसे आमतौर पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो रही कि क्या कुछ शिकायत तक हो सकता है, प्रक्रियाएं क्या है, लेकिन विद्योत्मा जी, अगर जब शिकायत दर्ज हो जाती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? शिकायत दर्ज होने के बाद उस पर तो ऑब्वियसली कार्रवाई होती है और देखा जाता है कि वो फॉल्स तो नहीं है, कितना ट्रूथफुल है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मीटू जो मूवमेंट चला था उसके 20-20 साल पुराने एलिगेशंस, ये क्योंकि एलिगेशंस का कोई ये टाइमलाइन नहीं है, ऑफेंस का है। अगर आप ऑफेंस प्रूव कर सकते हैं तो उस पे कार्रवाई जो एक नियत समय में की जानी चाहिए वो की जाती है। लेकिन अगर एलिगेशन अब कितने भी सालों बाद आपने सुना होगा, देखा होगा, तो एलिगेशन कितने भी सालों बाद लगा दे तो ऐसा ये कोई बहुत सब्सटैंशियल नहीं होता है, तो उस पर कार्रवाई उतनी गहरी नहीं होती। तो इसलिए कार्रवाई तो सेक्शन 354A, 354C, 354D, 509 IPC, इन सब के तहत की जाती है। स्पेशली आफ्टर 2013 विशाखा गाइडलाइंस, उसके तहत सारे मामले देखे जाते हैं और उसकी जांच पड़ताल उसके बेसिस पे की जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया रही और क्या कुछ होता है इसमें ये आपने बताया है। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विद्योत्मा जी, जो कि आज हमें बता रहे हैं कि किसी भी कार्यस्थल पर अगर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है और अगर वो इसकी शिकार होती है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान, कानूनी प्रक्रिया क्या है। विद्योत्मा जी, अब झूठी शिकायतों को लेकर जरा हम जानकारी चाहेंगे, ये जो है कानून इससे कैसे निपटता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि झूठी शिकायतों के अंतर्गत भी बहुत लोगों को फंसा दिया जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ है? ये तो आजकल हो ही गया है कि जो लॉज है वो ज्यादा विमेन सेंट्रिक है, तो वो कई बार इसका गलत फायदा भी उठा रही है। हर मामला उतना सही नहीं होता, कई बार फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं और फॉल्स केसेस कंप्लेंट्स करे जाते हैं। इनफैक्ट 40% तक के केसेस कहे जा रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है कि वो फॉल्स कंप्लेंट्स के होते हैं। तो इसमें एक अवरोध क्रिएट किया जा सकता है कि उनका प्रमोशन ना हो, उनकी वेतन वृद्धि ना हो, या इस तरह के कोई भी इंक्रीमेंट्स ना उन्हें दिए जाएं, बस ये किया जा सकता है। बट एक्चुअली इसका कोई बेस नहीं होता कि हम उनकी बात को पूरी तरह से जुटला दें या और इसे फॉल्स एलिगेशन के कैटेगरी में प्रॉपरली लाया नहीं जाता, तो इस पे कोई इस तरह की कार्रवाई भी नहीं की जाती। ठीक है विद्योत्मा जी, बातचीत के दौरान कही गई कोई अगर आपत्तिजनक बात है तो क्या उसके खिलाफ भी कानूनी जो है कार्रवाई होती है? कानूनी सबूत क्या होगा और कैसे साबित होगा कि यौन शोषण हुआ है उसके साथ? बातचीत के दौरान किसी भी तरह के इन्वेंडोज या सेक्सुअल रिमार्क्स, लूड कमेंट्स या किसी भी तरह का सेक्सुअल एडवांसमेंट्स जो इस तरह के बातों की तरफ इशारा करते हैं, डेट्स लेना के लिए कहना, इन सेक्सुअल इंक्लाइनेशंस फॉर एंड अगेन पोर्नोग्राफी, उस तरह के वीडियोस भेजना, अगर कहीं पर कोई मैसेज है या कहीं कोई डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह का वीडियो हो, मैसेज हो, उसको बेस बनाकर तो कंप्लेंट किया जा सकता है। पर अगर सिर्फ किसी ने बातचीत की है तो थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आपके साथ कोई घटना होती है और जिसका जरा भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो उसका टाइम, डेट, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिजर्व करके रख के उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। और विद्योत्मा जी, क्या ये जरूरी है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है वो वहां नौकरी करती हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार महिलाएं, हम सर्विसेज अवेल करते हैं, हम वहां पर जाते हैं किसी सर्विस को अवेल करने के लिए, तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। तो सेक्सुअल हरासमेंट अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। और जो किसी भी महिला के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है
तो वो महिला उसके लिए कंप्लेंट कर सकती है और अपने राइट्स अवेल कर सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पीठ में कहा भी था, जब महिला का ट्रांसफर इस तरह से कर दिया गया था और उसको परेशान करा जा रहा था, तो वो उस तरह से उस जॉब में प्रॉपरली फिट नहीं हो रही थी। जब उसने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जब उस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत क्लियरली कहा था कि हर वुमन को जो इस तरह की स्थिति में आती है या किसी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 के तहत उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए और वो कार्रवाई की जा सकती है। एक दर्शक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हमारा यह है जी। हमारा मतलब मेरा लड़का है, उसको हम देवास ले गए थे, तो उसको बुखार उखार आ रही थी मैडम। हाँ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन लगाया, तो उसके पैर से चल नहीं पा रहा हूँ, मतलब उसको दर्द हो रहा, मतलब इंजेक्शन वो मतलब नर्स में फेल हो गया। एक लगाया था, वो इंजेक्शन उन्होंने लिखा था, मेडिकल से लाया भी था मैं। तो मैंने बोल दिया था उनको कि सर इसको ऐसी प्रॉब्लम है, ये मत करो, तो उन्होंने फिर भी लगा दिया। और आज वापस हम गए उनके पास, तो उन्होंने दूसरा के देखी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो इसको डेंगू था तो इसलिए ऐसा हो गया। तो डेंगू तो उसको है ही नहीं, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, रिपोर्ट भी है हमारे पास। तो वो डॉक्टर साहब बहानाबाजी कर रहे हैं, तब हमारा बेटे की तो जिंदगी खराब हो जाएगी नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको नहीं मालूम। विद्योत्मा जी, आई एम नॉट क्लियर। इनका सवाल ये है कि इनके बेटे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया है, कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं डॉक्टर और उस मेडिकल स्टाफ के खिलाफ? हाँ, ये नेग्लिजेंस का केस कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजेंस हुआ है और उसी नेग्लिजेंस के तहत आपको जो आगे की कार्रवाई है वो करनी होगी। शिकायत आप दर्ज जरूर कराइएगा। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। आवाज जी, पूछिए सवाल क्या है आपका। जी मैम, जानना चाह रहे थे कि एक हमारी सिस्टर थी, उनको उनके ससुराल वालों ने प्रताड़ित करके मार दिया है, और इस संबंध में मैम कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो रहा है, FIR नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। विद्योत्मा जी, क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज मी, उसको मार दिया गया, इसका कोई प्रूफ है आपके पास, या ये दुर्घटना कब हुई आपके साथ, इसका उससे पहले क्या कुछ हुआ था, ऐसा कुछ आपके पास हो? वैसे FIR के लिए कहीं मना नहीं कर सकते हैं, बट आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो आप उसको लेकर जाएं, रिपोर्ट करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई, चाहे कोर्ट जाना पड़े, वो सब हो सकता है। ठीक है, चलिए दर्शक आपका बहुत शुक्रिया, और विद्योत्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी, हमारी महिलाओं को जागरूक किया कि कैसे अगर उनके साथ कुछ भी कार्यस्थल पर घटित होता है तो वो शिकायत कर सकती हैं, उसकी प्रक्रिया आप तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।